नमस्कार। आज हम कला के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जो अपनी एक बहुत ही खास पहचान रखता है। मेरा मतलब है दक्कनी चित्रकला शैलियाँ। हाँ, ये 16वीं और 17वीं सदी में जो दक्षिणी पठार का इलाका है वहाँ ये पनपी। हमारे पास कला इतिहास से जुड़े कुछ स्रोत हैं, कुछ अंश है जो इन शैलियों की बारीकियों पर, उनके इतिहास पर और कुछ शानदार उदाहरणों पर भी रोशनी डालते हैं। हम्म। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन अनोखी और सच कहूँ तो मनमोहक शैलियों को समझा जाए। बिल्कुल। आखिर क्या बात थी इनमें? क्या था जो इन्हें कह लीजिए मुगल या दूसरी उस वक्त की शैलियों से अलग बनाता है? चलिए मिलकर इस कला की दुनिया को थोड़ा खंगालते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, दक्कनी चित्रकला का जो मुख्य दौर माना जाता है वो है 16वीं सदी के अंत से लेकर करीब 1680 के दशक तक। अच्छा। यानी जब तक मुगलों ने दक्कन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि अब खत्म हो गई, इसका असर बाद में भी दिखता रहा। मतलब 19वीं सदी तक हैदराबाद जैसे राज्यों की कला में भी। ये बात तो वाकई दिलचस्प है। मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि इसे लंबे समय तक सिर्फ भारतीय फारसी कला का हिस्सा ही माना गया, हाँ, बिल्कुल। या कभी सफवी, कभी तुर्की, तो कभी मुगली समझ लिया गया। मतलब इतिहासकार ये तो मानते थे कि इसमें कुछ अलग है, पर इसे अपनी एक स्वतंत्र, एक पूरी तरह से विकसित शैली का दर्जा वो देने में हिचकिचाते रहे। सही कहा। और ये उन शासकों की छत्रछाया में पनपी जिनकी अपनी एक अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान थी। उन्होंने कलाकारों को न सिर्फ काम दिया, बल्कि आप कह सकते हैं कि उनकी कला को संवारा, उनको पाला पोसा और उनसे वैसे काम करवाए जो उनकी अपनी पसंद और उनके राज्य की जरूरतों के मुताबिक हों। अच्छा, तो ये जो व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट बनाने का चलन था, क्या ये सिर्फ यहीं की खासियत थी या ये कहीं और भी देखने को मिलता है उस जमाने में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐतिहासिक या धार्मिक हस्तियों के चित्र तो उस जमाने के दूसरे कला केंद्रों में भी बन रहे थे, जैसे सफवी ईरान में या ओटोमन तुर्की में। अच्छा। मुगल पोर्ट्रेट भी काफी मशहूर थे। लेकिन हाँ, दक्कनी और मुगल चित्रकला में जो एक खास बात उभर कर आती है वो है इन चित्रों का एक तरह से दस्तावेजी स्वरूप। दस्तावेजी स्वरूप मतलब जैसे किसी घटना या व्यक्ति को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया जा रहा हो। यह चीज एशियाई इस्लामी कला में और खासकर भारत में मुगल कला में एक ध्यान देने लायक विकास है। तो मतलब विंध्य पहाड़ों के पार वो जो दक्षिण का पठारी इलाका है, वहां ये खास शैली जन्मी और पली बढ़ी। एकदम सही। 16वीं 17वीं सदी में 3 सल्तनतें बहुत अहम थीं, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। इन्होंने बहुत ही ऊंचे दर्जे की और अपनी बिल्कुल अलग पहचान वाली दरबारी चित्रकला विकसित की। इसमें एक खास तरह की, कह सकते हैं, रोमानी संवेदनशीलता है, चटक रंगों का इस्तेमाल है और जो वहां की स्थानीय पसंद नापसंद थी उसका गहरा असर दिखता है। अच्छा। कलाकारों को अक्सर घनी बुनावट वाली रचनाएं पसंद थी। मतलब कॉम्पोजिशन काफी डेंस होती थी और वे एक ऐसा माहौल रचने की कोशिश करते थे जो बहुत जीवंत और स्वाभाविक लगे। चलिए अहमदनगर शैली से ही शुरू करते हैं। इसके बारे में क्या खास है, क्या चीज इसे अलग करती है? अहमदनगर के जो शुरुआती नमूने में मिलते हैं वो एक किताब है, तारीफ हुसैन शाही। ये हुसैन निजाम शाह प्रथम के दौर की तारीफ में लिखी कविताओं का संग्रह है। अच्छा, तारीफ हुसैन शाही। हाँ, इसमें ज्यादातर तस्वीरें तो जंग के मैदान की हैं, लेकिन कुछ चित्र रानी और उनकी शादी को दिखाने वाले हैं, जिनमें रंगों का कमाल और रेखाओं की नफासत देखने लायक है। बहुत सुंदर है। इन चित्रों में महिलाओं का पहनावा अगर आप देखें तो उसमें उत्तरी भारत का, खासकर मालवा का असर दिखेगा, जैसे चोली और लंबी गुंथी हुए चोटी। अच्छा। लेकिन एक चीज है लंबा दुपट्टा जो कूल्हों के नीचे से घूम के आता है। वो एकदम दक्षिणी फैशन है। वैसा हमें लेपाक्षी के भित्ति चित्रों में देखने को मिलता है। लेपाक्षी, वो आंध्र प्रदेश वाला? हाँ, वही, जहां विजयनगर काल के मशहूर भित्ति चित्र हैं। तो वो दक्षिणी प्रभाव है और रंगों का इस्तेमाल मुगल कला से कहीं ज्यादा चटक और शानदार, बहुत रिच कलर्स हैं। और फारसी असर भी है आपने कहा? हाँ, बिल्कुल। आसमान दिखाने का तरीका देखिए, क्षितिज बहुत ऊपर और गोलाकार होता है और सुनहरा आसमान, ये साफ फारसी प्रभाव है। ऐसा लगता है कि लैंडस्केप बनाने में, मतलब परिदृश्य चित्रण में, फारस का असर लगभग सभी दक्कनी राज्यों पर था। अच्छा। वहीं अगर आप रागमाला चित्रों की श्रृंखला देखें, यानी वो चित्र जो संगीत के अलग अलग रागों को दर्शाते हैं, उनमें महिलाओं के जूड़े बनाने का ढंग फिर लेपाक्षी जैसा है, गर्दन पर जूड़ा। दिलचस्प है ये मिश्रण। हाँ, और कई बार तो क्षितिज होता ही नहीं है,
उसकी जगह छोटे छोटे पौधों से भरा कोई पैटर्न होता है या फिर मेहराबदार इमारतें बनी होती हैं। तो केश सज्जा को अगर छोड़ दें तो बाकी कई चीजों में उत्तर भारत या फारस का निशान दिखता है। और पुरुषों के पहनावे का क्या उसमें भी यही मिला जुला असर था? तरी लगती है, जैसे वो नुकीले सिरों वाला जामा होता था, एक तरह का लंबा कोट। हाँ। वो शुरुआती अकबरी दौर के मुगल चित्रों में दिखता है, और छोटी पगड़ी भी वैसी ही है। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि शायद बुखारा के कलाकार भी दक्कन में काम कर रहे होंगे। बुखारा से? अच्छा। हाँ, इसका एक सबूत पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में रखी एक पांडुलिपि से मिलता है। उस पर यूसुफ नाम के कलाकार के दस्तखत है, और ये शायद गोलकोंडा के इब्राहिम कुतुब शाह को समर्पित है। उसमें बुखारा शैली के चित्र हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प कड़ी है। खैर, अहमदनगर के बाद अब जरा बीजापुर शैली की तरफ बढ़ते हैं। वहां क्या खास देखने को मिलता है? बीजापुर में भी 16वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, नुजूम अल उलूम। नुजूम अल उलूम यानी विज्ञान के सितारे। हाँ बिल्कुल, ये 1570 का एक सचित्र विश्वकोश है। इसमें करीब 876 छोटे छोटे चित्र हैं, हथियार है, बर्तन है, सितारों की चाल वगैरह के बारे में। बाप रे, 876! हाँ, और इसमें महिलाओं को फिर से दक्षिणी भारतीय पहनावे में दिखाया गया है, लंबी और पतली। इसे बनवाने वाले थे अली आदिल शाह प्रथम, और उनके बाद आए इब्राहिम द्वितीय। इब्राहिम द्वितीय तो कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। भारतीय संगीत के तो वो विशेषज्ञ माने जाते थे। हाँ, उन्होंने वो किताब भी लिखी थी ना, नौरसनामा। बिल्कुल, नौरसनामा। और ऐसा माना जाता है कि 1590 के दशक में उन्होंने ही रागमाला श्रृंखला के चित्र बनवाए थे। तो उनकी दिलचस्पी कला में साफ झलकती है। तो बीजापुर में किन बाहरी शैलियों का असर ज्यादा दिखता है? क्या यहाँ भी फारसी या तुर्की प्रभाव था? बीजापुर के रिश्ते तुर्की से काफी करीबी थे। तो ये जो नुजूमल उलूम है, इसमें खगोल विज्ञान से जुड़े जो चित्र हैं वो शायद ऑटोमन तुर्की पांडुलिपियों से प्रभावित हों। अच्छा। वहीं रागमाला चित्रों में, जैसा हमने पहले भी बात की, लेपाक्षी शैली की छाप दिखती है। कुल मिलाकर बीजापुर शैली जो है वो अपनी हिम्मत भरे, बहुत शानदार रंगों के मेल और सादगी भरी मगर दमदार रचनाओं के लिए जानी जाती है। ये आदिल शाही दरबार की जो कलात्मक रुचि थी उसे दिखाती है। इसी नुजूम अल उलूम में एक चित्र है, समृद्धि का सिंहासन या तो थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये सुनने में काफी अलग लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प चित्र है। ये असल में एक 7 मंजिला सिंहासन का प्रतीकात्मक रूप है, सिंबॉलिक। 7 मंजिला? हाँ, और उसे तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे संभाले हुए हैं। हाथी हैं, बाघ हैं, ताड़ के पेड़, मोर, यहाँ तक कि कुछ आदिम जनजातियां भी दिखाई गई हैं। वाह! इसकी बनावट थोड़ी थोड़ी गुजराती घरों के लकड़ी के दरवाजों या दक्कन के मंदिरों जैसी लगती है। रंगों में इस्लामी फारसी परंपरा झलकती है, खासकर सिंहासन के ऊपरी हिस्से में जो अरबी डिजाइन है। फिर गहरे नीले आसमान के सामने दक्कनी पेड़ पौधे और सिंहासन के दोनों तरफ बने खास शैली के पौधे, ये शायद पुरानी गुजराती पांडुलिपियों के हाशियों की सजावट की याद दिलाते हैं। तो इसमें एक मजबूत भारतीय परंपरा की झलक भी है। वाकई बहुत मिला जुला असर है इसमें। अच्छा, 17वीं सदी की एक योगिनी पेंटिंग का भी जिक्र आता है, उसमें क्या खास है? हाँ, वो एक अज्ञात कलाकार की बनाई हुई है। उसमें एक योगिनी खड़ी है, पीछे कुछ धुंधली सी सफेद इमारतें दिखती हैं, और वो योगिनी एक मैना पक्षी से जैसे कुछ बात कर रही हो। गहनों से सजी है, बाल जूड़े में बंधे हैं, उसका लंबा दुपट्टा शरीर के चारों ओर लहरा रहा है, और आसपास का माहौल पेड़ पौधों से भरा बहुत सुंदर है। योगिनी? तो ये योग और वैराग्य से जुड़ा विषय हुआ? हाँ बिल्कुल, योगिनी का विषय योग, अनुशासित जीवन और वैराग्य से जुड़ा है। इस चित्र में एक अजीब सा सुकून है और थोड़ा रहस्य भी। बीजापुर के कुछ और मशहूर चित्र भी तो हैं, सुल्तानों के। हाँ बिल्कुल, सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है। और एक और है, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बाज के साथ शिकार करते हुए। अच्छा। ये शिकार वाला चित्र तो अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता है। घोड़े और सुल्तान के कपड़ों में लाल रंग का क्या शानदार इस्तेमाल है। पीछे घने जंगल की हरियाली, सुनहरा नीला आसमान, वो सफेद बाज और सुल्तान का चेहरा कितना नाजुक बनाया है। इसमें अब देखिए, फारसी असर भी है घोड़े में, चट्टानों में, और स्थानीय प्रेरणा भी है पेड़ पौधों में, पूरे माहौल में।
वो सरपट दौड़ता घोड़ा जैसे पूरे दृश्य में जान डाल देता है। और एक रागमाला चित्र का भी जिक्र था शायद, राग हिंडोला। हाँ, राग हिंडोला की रागिनी पथमस का। ये करीब 1590-95 का है और कुछ विद्वान इसे बीजापुर का मानते हैं। ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें एक मंडप बना है जहां 2 सजी धजी महिलाएं हैं और तीसरी बाहर खड़ी है। बीच वाली शायद वीणा जैसा कोई वाद्य यंत्र बजा रही है और बाकी 2 जैसे संगीत की लय में झूम रही हों। रंग बहुत चटक हैं, वाइब्रेंट कलर्स, खासकर लाल रंग बहुत प्रमुख है। आकृतियां थोड़ी शैलीबद्ध हैं, मतलब स्टाइलाइज्ड है और गहरी रेखाओं से उभारी गई हैं। कुछ कुछ अजंता की याद दिलाती हैं। अच्छा। और नीचे कोने में एक छोटा सा हाथी है, जैसे स्वागत कर रहा हो। ये पूरी रचना को एक रोचक मोड़ देता है, थोड़ा संतुलन तोड़ता है। एक सुल्तान का चित्र भी था ना, जिसके बारे में स्रोत में शायद कुछ गड़बड़ लिखी है शासक को लेकर। हाँ, आप सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के चित्र की बात कर रहे हैं। वो भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। उस पर फारसी में लिखा है। स्रोत में उन्हें बीजापुर का शासक बताया गया है, लेकिन इतिहास के हिसाब से वो गोलकोंडा के थे। अच्छा, तो ये गोलकुंडा के थे। हाँ, तो ये शायद स्रोत में लिखने की कोई गलती हो सकती है। चित्र में वो सिंहासन पर बैठे हैं, हाथ में तलवार है जो सत्ता का निशान है, और सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल है जो दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। समझ गया। चलिए अब गोलकुंडा शैली की ही बात करते हैं। ये सल्तनत तो अपनी दौलत के लिए बहुत मशहूर थी। बिल्कुल। गोलकोंडा 1512 में आजाद राज्य बना और 16वीं सदी के अंत तक आते आते दक्कन का सबसे अमीर राज्य था। इसकी वजह थी पूर्वी तट के बंदरगाहों से होने वाला व्यापार। लोहा, सूती कपड़े यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे। उधर फारस से भी खूब व्यापार होता था। और फिर 17वीं सदी की शुरुआत में हीरो की खानें मिल गईं। उससे तो इसकी दौलत और भी बढ़ गई। तो क्या ये अमीरी, ये दौलत उनकी कला में भी झलकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल झलकती है। गोलकुंडा के चित्रों में सोने का काम खूब देखने को मिलता है, खासकर गहनों में। पुरुषों और महिलाओं दोनों को भारी सोने के गहने पहने दिखाया जाता है। अच्छा। और यहाँ के चित्र यूरोप तक भी पहुंचे। 17वीं सदी के अंत में डच व्यापारी जो थे वो सुल्तानों के चित्र यूरोप ले गए, जिससे वहां भी ये कला जानी गई। ये शायद बाजार के लिए बनाए गए चित्र थे, लेकिन शाही कला की नकल पर ही आधारित थे। और शुरुआती गोलकुंडा चित्रों की क्या पहचान है? गोलकोंडा के जो शुरुआती चित्र हैं, करीब 1635-1650 के आसपास के, वो काफी बड़े होते थे, कभी कभी तो 8 फीट तक ऊंचे, जिन्हें दीवारों पर टांगा जाता था। 8 फीट, काफी बड़े। हाँ, सबसे पुराने माने जाने वाले 5 चित्र तो हाफिज के दीवान में मिले हैं, जो एक पुरानी फारसी किताब है। इनमें एक युवा शासक दरबार में सिंहासन पर बैठा है, हाथ में खास दक्कनी तलवार है, सफेद कोट पहना है। इन चित्रों में सोने का भरपूर इस्तेमाल है। आसमान गहरा नीला है, नाचने वाली लड़कियां हैं, इमारतें थोड़ी अजीब और कह लीजिए अव्यवहारिक लगती हैं, और जमीन पर विस्तृत डिजाइन वाले कालीन बिछे हैं। यहाँ मुगल असर कम ही दिखता है। अच्छा। एक और खास बात है बैंगनी रंग का बहुत इस्तेमाल, यहाँ तक कि कभी-कभी जानवरों को भी नीला दिखा दिया जाता है, जैसे नीली लोमड़ियां। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य वाला चित्र इसका अच्छा उदाहरण है। नीली लोमड़ियां दे तो वाकई अजीब है। क्या बात के चित्रों में कुछ बदलाव आया? अंदाज थोड़ा बदला? हाँ, थोड़ा बदलाव आया। मोहम्मद कुतुब शाह 1611-1626 के दौर का एक चित्र है जिसमें उन्हें दीवान पर बैठे दिखाया गया है, खास गोलकुंडा की पोशाक और टोपी में। इसमें पहले के चित्रों के मुकाबले ज्यादा नफासत और बारीकी दिखती है, हालांकि बनावट में वो समरूपता, सिमेट्री अब भी है। यहाँ मुगल चित्रकला का असर थोड़ा दिखने लगता है, खासकर दरबारियों और दूल्हे के कपड़ों की सिलवटों को दिखाने के तरीके में। फिर एक सूफी कविता की पांडुलिपि है, उसमें 20 से ज्यादा चित्र हैं। इसमें भी सोने का खूब इस्तेमाल हुआ है। एक अजीब सी बात इसमें यह है कि आसमान को सोने और नीले रंग की अलग अलग पट्टियों में दिखाया गया है। अलग अलग पट्टियों में, स्ट्राइप्स की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। और पुरुषों और महिलाओं के कपड़े बीजापुर के इब्राहिम द्वितीय के दौर के फैशन जैसे लगते हैं। पेड़ पौधे खास दक्कनी अंदाज के हैं, गहरे रंग के, किनारों पर हल्की रंगत लिए हुए। पौधों को अक्सर गहरे रंग की पत्तियों की पृष्ठभूमि में दिखाया जाता है। ये भी दक्कनी कला की एक पहचान है। बगीचे में कवि नाम का चित्र है जिसे मोहम्मद अली ने बनाया था, उसमें यह सब देखा जा सकता है। एक सम्मिश्र घोड़ा यानी कंपोजिट हॉर्स पेंटिंग का भी जिक्र है स्रोत में। ये क्या चीज है? ये नाम ही बड़ा अनोखा लग रहा है।
हाँ, ये गोलकुंडा की 17वीं सदी की एक बहुत ही अनोखी पेंटिंग है। सच में अनोखी है। इसमें कई इंसानी आकृतियों को इस तरह से आपस में गूंथा गया है कि वो सब मिलकर एक दौड़ते हुए घोड़े की शक्ल बनाती हैं। क्या बात है, इंसानी आकृतियों से बना घोड़ा? हाँ, और पीछे उड़ते हुए सारस हैं, शेर हैं, चीनी शैली के बादल हैं। चीनी बादल मतलब वो खास तरह की घुमावदार बादल जो अक्सर चीनी कला में दिखते हैं। और बड़े पत्तों वाले पौधे, ये सब मिलकर उस अजीब और काल्पनिक माहौल को और बढ़ाते हैं। जब सब कुछ हवा में उड़ता सा लगता है, तभी नीचे कोनों में चट्टानें दिखती हैं जो तस्वीर को जमीन से जोड़ती हैं। ये देखने वाले को थोड़ा चौंकाता है और एक बहुत यादगार अनुभव देता है। रंग इसमें बहुत सीमित हैं, ज्यादातर भूरे और कुछ नीले। ये तो सुनने में ही बहुत अद्भुत लग रहा है। अच्छा, क्या इन मुख्य सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के अलावा बाद के दौर या दूसरे छोटे केंद्रों की कला के भी उदाहरण मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे हैदराबाद से कुछ प्रांतीय या कह लीजिए स्थानीय शैली के चित्र मिलते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि मुख्य सल्तनतों के पतन के बाद भी दक्कनी शैली के कुछ तत्व जीवित रहे, भले ही वो उतने परिष्कृत न हो। अच्छा, जैसे? एक उदाहरण है हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की पेंटिंग। ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। इसमें 13वीं सदी के महान सूफी संत अपने शागिर्द मशहूर शायर अमीर खुसरो से संगीत सुन रहे हैं। ये तो बहुत जाना-माना विषय है। हाँ, आज भी दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पर होने वाली कव्वाली की याद दिलाता है। ये पेंटिंग दरबारी कला जितनी महीन और तकनीकी रूप से उन्नत नहीं है, थोड़ी सीधी सादी सी है, लेकिन इसमें एक अपनापन है और ये एक जाने माने विषय को दिखाती है। और एक चांद बीबी वाली पेंटिंग भी थी? हाँ, एक और ऐसी ही पेंटिंग है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय में है। ये अहमदनगर की रानी चांद बीबी को दिखाती हैं। स्रोत में बीजापुर लिखा है, पर ऐतिहासिक रूप से चांद बीबी अहमदनगर और बीजापुर दोनों से जुड़ी थी, लेकिन उनकी वीरता अहमदनगर के लिए ज्यादा जानी जाती है। हाँ, जिन्होंने अकबर की सेना का सामना किया था। बिल्कुल, वो एक सम्मानित शासक होने के साथ साथ अच्छी खिलाड़ी भी थीं। यहाँ उन्हें चौगान यानी पोलो खेलते दिखाया गया है। ये पेंटिंग भी बाद के दौर की लगती है और शायद किसी स्थानीय कलाकार ने बनाई है। इसमें भी वो दरबारी नफासत नहीं है, पर ये दिलचस्प है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो दक्कनी चित्रकला की खास पहचान क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं? संक्षेप में मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इसकी अनोखी रोमानी या कह लीजिए थोड़ी कामुक संवेदनशीलता, फिर चटक और गहरे रंगों का बहुत शानदार इस्तेमाल। रचनाएं अक्सर घनी होती थीं और सबसे बड़ी बात, कई प्रभावों का मिश्रण, फारसी, तुर्की, उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारतीय, खासकर वो लेपाक्षी शैली का असर। हाँ, और कुछ खास रूपांकन भी हैं, जैसे पहनावा हो गया, लैंडस्केप बनाने का तरीका, कुछ खास तरह की इमारतें। और जाहिर है, सुल्तानों का संरक्षण तो था ही, विषय भी अलग थे। व्यक्ति चित्र बहुत बने, रागमाला श्रृंखलाएं बनी, विश्वकोश वाले चित्र, सूफी विषय। बिल्कुल। और मुगल शैली से इसका फर्क अगर देखें तो शायद शुरुआत में यथार्थवाद यानी रियलिज्म पर उतना जोर नहीं था जितना मुगल कला में बाद में आया। यहाँ रंगों का ज्यादा खुलकर इस्तेमाल हुआ और क्षेत्रीय पसंद का असर बहुत गहरा था। और जैसा हमने शुरू में कहा था, व्यक्ति चित्रों का वो दस्तावेजी अंदाज भी ध्यान खींचता है। ये सोचना वाकई कमाल का है कि इतने सारे बाहरी प्रभावों के बावजूद और आखिर में मुगल सत्ता के आने के बाद भी इस खास क्षेत्रीय शैली ने इतने लंबे समय तक अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक खूबसूरती कैसे बनाए रखी। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि बाद में हैदराबाद जैसे प्रांतीय दरबारों में इसका जारी रहना कला के संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के बारे में क्या बताता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आगे सोच सकते हैं, जो हमें इन स्रोतों से मिली जानकारी को और गहराई से समझने की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा दक्कनी चित्रकला पर। उम्मीद है श्रोताओं को भी इसमें उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आया। हाँ, उम्मीद तो यही है।